हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। आज की तारीख है 11 जनवरी 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। यह करंट अफेयर क्वेश्चन कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है। बस आप सभी को इतना करना है कि वीडियो को पूरा जरूर देखा करें, लास्ट में एक लाइक एक शेयर जरूर करें। जो करंट अफेयर क्वेश्चन कुमार गौरव सर 1 से 1.5 घंटे में कंप्लीट करते हैं, वही करंट अफेयर क्वेश्चन हम जो है 20 से 25 मिनट में रिवीजन कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने 11 जनवरी 2024 के करंट अफेयर को देखते हैं। आज का पहला करंट अफेयर प्रश्न है, हाल ही में गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं। तो हाल ही में गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस के। ठीक है, तो सबसे युवा इनकी उम्र कितनी है। तो इनकी उम्र है 34 साल। और समलैंगिक का मतलब होता है जब जो है मेल मेल के साथ अट्रैक्शन दिखाए, ठीक है, तो उसे समलैंगिक बोलते हैं। या फीमेल जो है फीमेल के साथ अट्रैक्शन दिखाए तो उसे भी समलैंगिक बोलते हैं। तो गैब्रियल अटल जी एक समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं फ्रांस के और सबसे युवा हैं जिनकी उम्र है 34 साल। अब इसके बारे में पूरी व्याख्या देख लेते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है। तो वर्तमान में फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, जो कि 26 जनवरी 2024 के मुख्य अतिथि बनेंगे। तो भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि अब की बार कौन बनेंगे। तो इमैनुअल मैक्रोन बनेंगे, जो कि कहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। और वहीं बात करें पीएम की बात, तो गैब्रियल अटल तो फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं गैब्रियल अटल, जो कि सबसे युवा, इनकी उम्र है 34 साल और ये पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये हमारा पहला प्रश्न हो जाता है कि फ्रांस के पहले सबसे युवा और समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो गैब्रियल अटल जी बने हैं। इसके बाद अब हम कुछ महत्वपूर्ण देशों के प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति के बारे में देख लेते हैं। तो क्यूबा के राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो क्यूबा के राष्ट्रपति हैं मिगुएज डियाज कैनाल जी। सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं थर्मन शनमुगरत्ना। मालदीव के, आपको पता है कि मालदीव और भारत के बीच इस समय तकरार बहुत ज़्यादा तक आगे तक बढ़ गई है, तो याद रखना कि हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ भी ले। तो मालदीव के राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं, मोहम्मद मोइज्जू। और इसके बाद न्यूजीलैंड के पीएम कौन है। तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं क्रिस्टोफर लक्सन। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं। तो ये बने हैं जेवियर माइली जी। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं अपने सेकंड प्रश्न के बारे में। दूसरा प्रश्न है हमारा, वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा। तो वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। इसके बारे में पूरी व्याख्या देख लेते हैं। तो 2024 में यूनेस्को की 46वें सत्र का होस्ट, ठीक है, यानी अध्यक्ष कौन है और अध्यक्षता कौन करने वाला है। तो दोनों भारत करेगा। ठीक है, तो यूनेस्को की 46वीं बैठक कहाँ पर होगी, भारत में होगी और भारत ही इसका अध्यक्षता भी करेगा। इसमें जो है यूनेस्को की 46वें सत्र की बैठक में जो है कुल कितने देश शामिल होने वाले हैं। तो 21 देश इसमें शामिल होंगे। अगर बात करें कि यूनेस्को की जो 45वीं सत्र की बैठक कहाँ पर हुई थी 2023 में, तो इसकी बैठक हुई थी रियाद, सऊदी अरब में। इसके बाद है आपका यहीं पर जो है 2023 का जब बैठक हुआ था हेरिटेज का सऊदी अरब में, तो यहीं पर जो है भारत के 2 हेरिटेज जो है शामिल हुए थे। ठीक है, तो विश्व हेरिटेज में भारत के 2 हेरिटेज कौन कौन से शामिल हुए थे। तो 41वें नंबर की शामिल हुई थी शांति निकेतन, जो कि पश्चिम बंगाल में है। वहीं 42वीं शामिल हुई थी जो कि नवीनतम, अगर पूछे कि भारत की नवीनतम विश्व हेरिटेज कौन सी है, तो यह हो जाएगा आपका 42वें, जिसका नाम है होयलेश्वर मंदिर, जो कहाँ पर है, कर्नाटक में। तो ये दोनों शामिल हुए थे 2023 में। इसके बाद देखते हैं कि अगर बात करें कि यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी। तो यूनेस्को की स्थापना की गई थी 1945 में। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में। इसके बाद यूनेस्को में भारत कब शामिल हुआ था। तो भारत जो है यूनेस्को में अगले ही साल, यानी कि 1945 में जब स्थापना हुई थी, तो 1946 में भारत इसमें शामिल हो गया था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं आज के अपने लल्लन टॉप प्रश्न में, विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज कौन सी है। तो विश्व भारती है। विश्व भारती कहाँ पर है। तो यह वेस्ट बंगाल में है, इसे आप याद रखेंगे। इसके बाद इसकी स्थापना किसने करी थी। तो विश्व भारती की स्थापना किए थे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, तो GRNT जी ने विश्व भारती की स्थापना करी थी। यह जो है विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज है। अगर बात करें कि भारत का 44वां विश्व धरोहर कौन सा है। तो भारत की 44वां है धौलावीरा, जो कि गुजरात में है।
ठीक है। और यह जो है 3 भागों में बटा है, यानी कि पूर्व, पश्चिम और मध्य। बाकी के जो सिंधु सभ्यता के स्थल है 2 भागों में बटे हैं, लेकिन धौलावीरा जो है 3 भागों में बटा है, एक तो पूर्व, पश्चिम और एक बीच का मध्य हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका 39वां विश्व धरोहर कौन सा है, तो काकतेश्वर मंदिर या इसे रामप्पा मंदिर भी कहते हैं, और यह कहाँ पर है, यह तेलंगाना में है। इसके बाद हम देख लेते हैं विश्व धरोहर में शामिल भारत के शहर। अगर क्वेश्चन पूछे कि विश्व धरोहर में अगर पूछे कि भारत के शहर भी शामिल हैं तो आपका जवाब होगा यस। कौन कौन से शहर शामिल हैं, तो 2017 में अहमदाबाद शामिल हुआ था, जबकि 2019 में जयपुर शामिल हुआ था। 42वां विश्व धरोहर में शामिल मतलब 42 जो विश्व धरोहर भारत के शामिल हुए हैं यूनेस्को में, तो उनमें से कितने सांस्कृतिक हैं, कितने प्राकृतिक हैं और कितने मिश्रित हैं, इसके बारे में भी आपको याद रखना चाहिए। तो 42 विश्व धरोहर में भारत के सांस्कृतिक धरोहर कितने हैं, 34 हैं। प्राकृतिक धरोहर कितने हैं, तो 7 हैं। और मिश्रित धरोहर सिर्फ एक है जो कि कंचनजंगा है, और यह किस राज्य में है, तो यह है सिक्किम में। ठीक है, तो यह कहाँ है, यह सिक्किम में है, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका अमूर्त धरोहर। भारत में अमूर्त धरोहर कितने हैं जो यूनेस्को में शामिल हैं, तो 15 अमूर्त धरोहर भारत के शामिल हैं। अगर नवीनतम अमूर्त धरोहर की बात करें तो कौन सा है, तो नवीनतम है गरबा नृत्य। अगर 14वें नंबर का अमूर्त धरोहर पूछे तो 14वें नंबर का आपका हो जाता है दुर्गा पूजा। ठीक है, दुर्गा पूजा हो जाता है, जो कि पश्चिम बंगाल का था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। हाल ही में सतत ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया किसने लॉन्च किया है, तो सतत ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फ्यूल अलायंस किसने लॉन्च किया है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा डेनमार्क ने। ठीक है, अब इसके बारे में पूरी जानकारी देख लेते हैं। तो GIM का मतलब होता है ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो इसका आयोजन जो है डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में किया गया था। यहीं पर जो है ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया का गठन हुआ है। ठीक है, तो कहाँ पर ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया का गठन हुआ है, तो डेनमार्क में हुआ है, ये आप याद रखेंगे। इसे क्यों स्थापित किया गया है, क्योंकि प्रदूषण रहित ऊर्जा साधन प्राप्त करना है। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो है प्राप्त करना है, यानी कि जो है पूरे देश में कार्बन का उत्सर्जन जो है जीरो कर देना है। अगर विश्व की बात करें तो विश्व जो है नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है 2050 तक, जबकि भारत अपना कब तक रखा है, तो भारत 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। इसके बाद देख लेते हैं लल्लन टॉप प्रश्न में ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो है किसका कितना रैंक है, तो पहले स्थान पर, दूसरे और तीसरे स्थान पर कोई नहीं है। यानी कि अगर इंडेक्स में बात करें तो पहला, दूसरा, तीसरा स्थान पर कोई भी देश नहीं है। अगर चौथे देश की बात करें तो चौथे नंबर पर है डेनमार्क। अगर अपने भारत की बात करें तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में भारत की रैंक है 7वीं, और डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क है चौथे नंबर पर। नेक्स्ट देख लेते हैं डेनमार्क किस प्रायद्वीप पर स्थित है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि डेनमार्क किस प्रायद्वीप पर स्थित है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा जटलैंड प्रायद्वीप पर डेनमार्क स्थित है। नाटो में शामिल नवीनतम देश कौन सा है, तो 31वां देश शामिल होने वाला कौन सा है, तो यह है आपका फिनलैंड। 31वां देश है फिनलैंड। कील नहर पर अधिकार किसका है, तो कील नहर पर अधिकार है जर्मनी का। ठीक है, इसके बाद है आपका विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप, जिसे BWF कहते हैं। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो कोपेनहेगन में किया गया था। यहीं पर जो है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में जो है ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है, तो H पराडे साहब ने जीता है। ग्रीनलैंड, अगर ग्रीनलैंड की बात करें तो इस पर जो है किसका अधिकार है, तो इस पर अधिकार डेनमार्क का है। लेकिन अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो ग्रीनलैंड किस द्वीप में पड़ता है, तो यह जो पड़ता है साउथ अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, कहाँ पर पड़ता है, अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो ग्रीनलैंड किस द्वीप के अंतर्गत आता है, किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, तो यह आता है आपका उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है। इसके बाद अब हम देख लेते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न, चौथे प्रश्न के बारे में। चौथा प्रश्न है हमारा IIT मद्रास किस पड़ोसी देश में अपना नया परिसर यानी अपना ऑफशोर कैंपस कहाँ पर स्थापित करेगा, तो तो अभी जो है IIT मद्रास जो है अपना नया परिसर किस देश में स्थापित करने वाला है, तो श्रीलंका में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बारे में पूरी व्याख्या देख लेते हैं। तो अभी आपको पता है कि जो है IIT मद्रास जो है सबसे पहले अपना पहला
ऑफशोर कैंपस किस देश में खोला था? तो तंजानिया के जंजीबार द्वीप पर अपना पहला ऑफशोर कैंपस खोला था। और इसमें जो है इसकी हेड कौन बनाई गई हैं? तो जो आईआईटी मद्रास ने अपना पहला ऑफशोर कैंपस खोला था तो जंजीबार में, इसकी हेड कौन बनाई गई हैं? तो यह बनी है प्रीति अगलायन जी। इसके बाद जो है अभी हाल ही में जो है कुछ दिन पहले जो है आईआईटी मद्रास जो है अपना ऑफशोर कैंपस कहाँ पर खोलने वाला है? तो कैनेडी जो कि श्रीलंका में है, यहाँ पर खोलने वाला है। ठीक है। और अगर बात करें आईआईटी दिल्ली, तो इन्होंने अपना पहला ऑफशोर कैंपस किस देश में खोला था? तो यूएई के अबू धाबी में खोला है। ठीक है। तो मद्रास ने 2 जगहों पर खोला है, एक तो आपका जंजीबार में, दूसरा आपका हो जाएगा कैनेडी जो कि श्रीलंका में है। और दिल्ली, आईआईटी दिल्ली ने कहाँ पर खोला है? तो अबू धाबी में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं लल्लन टॉप प्रश्न। इसमें है कि मित्र शक्ति और सिलिनेक्स अभ्यास, तो ये दोनों अभ्यास जो है किसके बीच होता है? तो इंडिया और श्रीलंका के बीच। 1987 में भारत के द्वारा जो है ऑपरेशन पवन चलाया गया था, कहाँ पर? श्रीलंका में। ठीक है। तो इसमें जो है क्या होता है कि श्रीलंका में एक समुदाय था जिसका नाम है लिट्टे। ठीक है, लिट्टे समुदाय रहता था। तो भारत ने इस लिट्टे समुदाय को मारने के लिए ऑपरेशन पवन चलाया था 1987 में। उस समय जो है भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो राजीव गांधी जी थे। ठीक है। इसके बाद जो है भारत ने अपनी सेना भेजी कहाँ पर? श्रीलंका में, जो कि किस समुदाय को समाप्त करने के लिए? लिट्टे समुदाय को। लेकिन जो है जानकारी अधिक न होने के कारण इसमें भारतीय सैनिकों की अधिक जानें चली गई, तो इसलिए यह ऑपरेशन भी बंद कर दिया गया। तो ऑपरेशन पवन किस देश से संबंधित है? श्रीलंका से। इसके बाद है श्रीलंका की राजधानी की बात करें तो कोलंबो नहीं है, अब जो है श्रीलंका की नई राजधानी बन गई है श्री जयवर्धनीपुरा कोट्टे। अमृत तकनीकी किसने विकसित किया था? तो आईआईटी मद्रास ने। इसके तहत जो है अमृति तकनीकी के तहत पानी से आर्सेनिक, जो प्रदूषित आर्सेनिक होता है, उसको निकालने के लिए अमृत तकनीकी आईआईटी मद्रास के द्वारा शुरू किया गया था। भारत जीपीटी की बात करें तो भारत जीपीटी किसने लॉन्च किया है? तो रिलायंस और आईआईटी बॉम्बे ने मिलकर भारत जीपीटी का निर्माण किया है। अब अपने हम 5वें प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो विश्व हिंदी दिवस 2024 कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। ठीक है। इसके बारे में पूरी जानकारी देख लेते हैं। तो विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। अब की बार जो है इसकी थीम क्या रखी गई है? तो पारंपरिक ज्ञान और एआई को जोड़ना। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को जोड़ना। और जो है 10 जनवरी को ही क्यों मनाई जाती है? क्योंकि 10 जनवरी 1949 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में स्पीच दिए जाने के कारण 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तो कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। और 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट है आपका विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो पहले नंबर पर है आपका अंग्रेजी, दूसरे पर है आपका मंदारिन, तीसरे पर है आपका हिंदी। ठीक है। तो विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में अंग्रेजी, मंदारिन, हिंदी। इसके बाद पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 10 जनवरी 1975 को किया गया था। कहाँ पर? नागपुर, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है आपका 2023 में विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो 2023 में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था फिजी देश में। इसके बाद भारत की नवीनतम शास्त्रीय भाषा कितनी है? तो भारत की शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 6 है। अगर नवीनतम की बात करें तो पहले देख लेते हैं कि भारत में 6 शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन से हैं। तो पहले नंबर पर हो जाता है तमिल, दूसरे पर तेलुगु, तीसरे पर मलयालम, चौथे पर कन्नड़, पाँचवें पर संस्कृत, छठे पर उड़िया। तो सबसे प्राचीन अगर पूछे शास्त्रीय भाषा कौन सी है तो सबसे पुराना हो जाता है तमिल, और सबसे नवीनतम पूछे शास्त्रीय भाषा कौन सा है तो वह है उड़िया। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं राजभाषा आयोग का निर्माण किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 334वें अनुच्छेद में किया गया है। और राजभाषा आयोग का निर्माण कौन करता है? तो यह करते हैं राष्ट्रपति महोदय। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं अपने 6वें प्रश्न को। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ होगा? तो 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन होगा, आपका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव इसका क्रम की बात करें तो क्रम है 27वां, और कहाँ पर होगा 2024 में? तो नासिक, महाराष्ट्र में होगा। और युवा मंत्री कौन है? तो राष्ट्रीय युवा मंत्री हमारे अनुराग ठाकुर जी। इसके बाद अब की बार जो है राष्ट्रीय युवा का शुभंकर क्या रखा गया है? शुभंकर है भारतीय विशाल गिलहरी, जिसे सेकरू भी कहते हैं। महाराष्ट्र के सीएम की बात करें तो एकनाथ शिंदे जी हैं। अगर महाराष्ट्र के विधानसभा के स्पीकर की बात करें तो वो हैं राहुल नार्वेकर, जो कि सबसे युवा स्पीकर हैं।
पिछला अगर 2023 की बात करें कि 2023 का राष्ट्रीय युवा कहाँ पर हुआ था सम्मेलन, तो हुबली धारवाड़ में हुआ था, जो कि कर्नाटक में है। तो 23 वाला याद रखना कहाँ पर हुआ था, हुबली धारवाड़ कर्नाटक में, और 2024 वाला कहाँ पर होगा, महाराष्ट्र में, नासिक में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ करंट अफेयर में लल्लन टॉप प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रबुद्ध भारत पत्रिका, इसके संपादक कौन है, तो ये स्वामी विवेकानंद जी हैं। ठीक है, कौन है, तो स्वामी विवेकानंद जी हैं। इसके बाद दरिद्र नारायण की सेवा, यानी जो गरीब लोग हैं उनकी सेवा करना भगवान की सेवा है, यह किसने कही थी, तो स्वामी विवेकानंद जी ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी, तो स्वामी विवेकानंद जी ने, और कब किए थे, तो 1897 ईस्वी में। शिकागो सम्मेलन कब हुआ था, तो वो सितंबर 1893 ईस्वी में। ठीक है, शिकागो कहाँ है, तो USA में है, ये आप याद रखेंगे। यहीं पर जो है स्वामी विवेकानंद जी ने संबोधित किया था हिंदी में, मेरे भाइयों, मेरे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों, इतना कहते ही पूरे जो है कैंपस में तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा महफिल सज गया था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अपने 7वें प्रश्न को। हाल ही में देश की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा वायु शुरू किसने किया है, तो हाल ही में देश की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा वायु जिसका नाम है, किसने प्रारंभ किया है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा असम ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बारे में पूरी जानकारी देख लेते हैं। तो वायु जो है किसने प्रारंभ किया है, असम ने। यह देश की पहली 100% ऐप आधारित इलेक्ट्रिक बाइक सेवा है, यानी कि आप देखते होंगे जैसे ओला की होती है इलेक्ट्रिक बाइक, उसी तरह से जो है वायु नाम से परियोजना शुरू करके जो है देश की पहली 100% ऐप आधारित इलेक्ट्रिक बाइक सेवा शुरू की गई है। कहाँ पर, आसाम में। और यह जो है वायु किसके तहत कार्य करने वाला है, तो नीति आयोग के स्वच्छ वायु मिशन के तहत जो है वायु को असम ने लॉन्च किया है। इससे जो है पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा, इसलिए जो है शुरू किया गया है। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण लल्लन टॉप प्रश्न। अमृत वृक्ष आंदोलन कहाँ पे शुरू हुआ है, तो असम में हुआ है। गंगा बिलास क्रूज सेवा यह कहाँ पर शुरू किया गया है, तो यह वाराणसी से शुरू किया गया था, और किसके बीच, डिब्रूगढ़, यानी कि असम और डिब्रूगढ़ के, असम और उत्तर प्रदेश के बीच जो है गंगा बिलास क्रूज सेवा शुरू किया गया था। अगर स्पेशली जगह का नाम बात करें तो वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच जो है गंगा बिलास क्रूज सेवा शुरू किया गया है। इनके बीच कितनी दूरी है, तो 3200 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी, और कितना दिन लगेगा, तो 51 दिन लगने वाला है। इसके बाद राष्ट्रीय जल मार्ग 2 की बात करें तो राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 जो है किस पर स्थित है, तो यह जो है असम में स्थित है, और इसके बीच जो है धुबरी से सादिया तक की इसमें दूरी बताई गई है। शंकर देव जो है किससे संबंधित हैं, तो इन्होंने सत्तरिया नृत्य के संस्थापक की बात करें कौन है, तो शंकर देव हैं। और भारत की अगर पूछे कि क्लासिकल डांस, नवीनतम क्लासिकल डांस कौन सी है, तो आपका सत्तरिया है। बगरुम्बा नृत्य कहाँ पर होता है, तो यह भी असम में होता है। बगरुम्बा नृत्य कहाँ है, असम में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं अपने 8वें प्रश्न के बारे में। यूनाइटेड कप 2024 की विजेता टीम कौन सी है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, इसके बारे में पूरी व्याख्या देख लेते हैं। यूनाइटेड कप 2024 का आयोजन की बात करें कहाँ पर हुआ था, तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया था। और यूनाइटेड कप किस खेल से संबंधित है, तो यह टेनिस से संबंधित है। अगर विजेता की बात करें तो इसमें फाइनल मुकाबला जर्मनी और पोलैंड के बीच में हुआ था, तो इसमें जर्मनी जो है जीत जाता है, जबकि पोलैंड जो है हार जाता है। तो विजेता जर्मनी हो गया और उपविजेता पोलैंड हो गया। और इस यूनाइटेड कप खेल में कितने देशों ने भाग लिया था, तो टोटल जो है 18 देशों ने भाग भी लिया था, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं लल्लन टॉप प्रश्न देख लेते हैं। जर्मनी की राजधानी का नाम बर्लिन है। रूर प्रदेश कहाँ पर है, तो यह जर्मनी में ही है, और यह किसके लिए जाना जाता है, तो कोयले के लिए जाना जाता है। राइडर कप किससे संबंधित है, तो यह गोल्फ से संबंधित है। जबकि फुटबॉल का कप है डूरंड कप, और अभी जो है डूरंड कप किसने जीता था, तो फाइनल मुकाबला डूरंड कप में मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के बीच में हुआ था। तो इसमें जो है मोहन बागान जीत जाता है डूरंड कप, और उपविजेता कौन बन जाता है, तो ईस्ट बंगाल बन जाता है। थॉमस कप और उबेर कप, तो थॉमस कप और उबेर कप जो है किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन के ये दोनों कप हैं। इसके बाद है हमारा 9वां प्रश्न है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग दिया गया है, तो हनुमानगढ़ी जो है फेमस है पूरे भारत में, अयोध्या का हनुमानगढ़ी। ठीक है, तो यहीं पर जो है जीआई टैग दिया गया है हनुमानगढ़ी के लड्डू को। अब इसके बारे में पूरी जानकारी देख लेते हैं। तो हनुमानगढ़ी का लड्डू जो है इसे जीआई टैग मिला है, और यह जो है किस जिले में है, तो हनुमानगढ़ी अयोध्या में है और उत्तर प्रदेश में है, ये भी सभी को पता है। और अगर जीआई टैग की बात करें तो जीआई टैग एक्ट कब आया था, तो 1999 में आया था। और जीआई
टैग जो है कब लागू हुआ था, तो 2003 में लागू हुआ था। और पहली बार जीआई टैग किसे दिया गया था, किस प्रोडक्ट को, तो 2004 में पहला जीआई टैग दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को, जो कि पश्चिम बंगाल का है। अयोध्या में अभी हाल ही में एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है, तो अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है, उसका नाम है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके बाद देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण राज्यों के प्रोडक्ट जिनको जीआई टैग दिया गया है। तो स्थानीय अदरक का जो है जीआई टैग मिला है अरुणाचल प्रदेश को। इसके बाद हाथरस हींग जो है इसे मिला है जीआई टैग, यह उत्तर प्रदेश का जिला है। इसके बाद काला जीरा चावल, यह उड़ीसा का है। इसके बाद सी बख्तारन, यह जो है लद्दाख का है। सी बख्तारन को जो है ब्लूबेरी भी कहते हैं। और चुरपी पनीर, इसे भी जीआई टैग दिया गया है, यह भी अरुणाचल प्रदेश का है। आज के अपने आखिरी प्रश्न को देख लेते हैं। आखिरी प्रश्न है हमारा, हाल ही में घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन है। तो घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दिव्या कीर्ति सिंह। ठीक है, अब इसके बारे में पूरी जानकारी देख लेते हैं। तो घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो यहाँ है दिव्या कीर्ति सिंह। और जो है अब की बार अर्जुन पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया जाएगा, तो 26 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। इसी में जो है एक नाम आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शीतल देवी को भी अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। और इनका खेल की बात करें तो शीतल देवी जो है पैरा तीरंदाज खिलाड़ी हैं, इन्हें भी अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। और शीतल देवी का अगर बात करें किस राज्य की हैं, किस स्टेट की हैं, तो यह जो है जम्मू कश्मीर की हैं। इसके बाद मोहम्मद शमी को भी अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। और ये अर्जुन मोहम्मद शमी का खेल क्या है, तो इनका खेल है क्रिकेट। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है किसे अब की बार दिया गया है 2024 में, तो यह दिया गया है सात्विक और चिराग की जोड़ी को। और ये दोनों किस खेल से संबंधित हैं, तो बैडमिंटन से संबंधित है, ये आप याद रखेंगे। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने अपने पूरे 10 क्वेश्चन और उनके साथ जितने भी लल्लन टॉप प्रश्न थे सभी को अच्छे से सॉल्व कर लिया। अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो चलिए, अगर आप वीडियो अच्छी लगे, प्रयास अच्छा लगे, वैसे पीडीएफ पे भी पढ़ाना इतना मुझे आसान नहीं लग रहा है, क्योंकि कभी कभी इधर पीछे आगे पीछे हो जाता है, तो उसके लिए क्षमा करें। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए, कल फिर मिलते हैं। आज के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।